ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं अनिल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ई स्टडी विद अनिल सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सामान्य हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, बता दो कि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। आपको बताना है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। आपके विकल्प इस प्रकार हैं। पहला यहाँ पर है केशव, दूसरा है मतीराम, तीसरा है बिहारी, चौथा है सेनापति। तो बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। काफी आसान सा क्वेश्चन है और अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो बता दूं, आपका जो फर्स्ट का सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट का ए। ये फ्रेंड्स केशव जी। ये फ्रेंड्स केशव जी को हम लोग कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। तो आपका जो फर्स्ट का राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट का ए। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है। तो कंठ होगा, अनुनासिक होगा, तालव्य होगा या फिर मूर्धन्य होगा। तो बताएं पर राइट ऑप्शन क्या है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। काफी आसान सा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड का बी यानी अनुनासिक। जी फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान अनुनासिक होता है। जैसे आपने देखा होगा का खा गा घा अंगा, जो आपका अंगा होता है, ऐसे आपका चा छा जा इया, आपका जो इया होता है, तो इन सब का जो हम लोग प्रोनाउंस करते हैं ये आपका अनुनासिक होता है। तो आपका सेकंड का बी एकदम सही यहाँ पर है। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कादंबरी के रचयिता हैं। आपको बताना है कादंबरी के रचयिता कौन है। तो आपके जो ऑप्शन इस प्रकार है। पहला यहाँ पर है श्रीहर्ष, दूसरा है भारवी, तीसरा है बाणभट्ट, चौथा है दंडी। तो बताएं पर राइट ऑप्शन क्या होगा। ए सही है, बी वाला सही होगा, सी सही है या फिर डी सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है थर्ड का सी यानी बाणभट्ट। जी फ्रेंड्स, कादंबरी के जो रचयिता है वो है बाणभट्ट। तो थर्ड का सी एकदम सही यहाँ पर है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पर कि चल खुसरो घर आपने किसकी रचना है। चल खुसरो घर आपने किसकी रचना है। तो आपके जो विकल्प है इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर है बडरोही, दूसरा है शिव प्रसाद सिंह, तीसरा है उषा प्रियबंदा, चौथा है मिथिलेश्वर। तो बताइए पर राइट ऑप्शन क्या होगा। बडरोही सही है, शिव प्रसाद सिंह होगा, उषा प्रियबंदा होगा या फिर मिथिलेश्वर होगा। और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो आपका जो फोर्थ का सही जो ऑप्शन है, आपका सही विकल्प है वो है फोर्थ का डी यानी मिथिलेश्वर। ये फ्रेंड्स, चल खुसरो घर आपने, ये इसकी रचना मिथिलेश्वर जी ने की है। तो फोर्थ का डी इज द राइट वन। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है, एक लिखा है सम, दूसरा लिखा है शम। तो शब्द शब्द युग्म का सही अर्थ वाला युग्म है। आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हुए हैं और बताना कि आपको यहाँ पे सही युग्म वाला कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला जो आपका विकल्प है वो है शांति और चावल, दूसरा है शांति मोक्ष, तीसरा है चावल शांति, चौथा है समान मोक्ष। तो बताइए यहाँ पे सम का अर्थ क्या होगा और शम का अर्थ क्या होगा। तो ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। आपको यहाँ दिए ऑप्शन में से सही विकल्प का चयन करना है। तो फ्रेंड्स बता दूं, आपका जो फिफ्थ का जो, देखिए फ्रेंड्स, इस जो सम का मतलब होता है, इसका मतलब होता है समान, और इस शम का मतलब होता है मोक्ष। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो फिफ्थ का डी है वो एकदम सही है। तो जो आपका ये वाला सम है इसका मतलब होता है समान, इस वाला शम का मतलब होता है मोक्ष। तो आपका फिफ्थ का डी इज द राइट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है और हमें इसको ध्यान देना है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में नहीं वाले वर्ड को ध्यान नहीं देते हैं और हम लोग ऑप्शन को गलत करके चले आते हैं। तो आपको बताना है कि भ्रमर का पर्यायवाची वाला शब्द नहीं है। तो आपके जो विकल्प हैं इस प्रकार है। पहला पर है षटपद, दूसरा है प्रभाकर, तीसरा है अली, चौथा है मधुकर। तो बताएं पर राइट ऑप्शन क्या है। षटपद सही है, प्रभाकर सही है, अली सही है या फिर मधुकर सही है। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों बता दूं, आपका यहाँ पर जो आपका सही विकल्प है वो यहाँ पर है सिक्स का बी प्रभाकर। देखिए सभी का मतलब तो भौरा होता है। अली का मतलब भौरा, मधुकर का मतलब भौरा, षटपद मतलब भौरा, भ्रमर सब एक ही चीज है। लेकिन आपका जो प्रभाकर है इसका मतलब सूर्य होता है। तो आपका यहाँ पर ही
सही विकल्प नहीं है, मतलब इसके अकॉर्डिंग आपका सही है, बट षटपथ का मतलब भ्रमर, अली का मतलब भ्रमर, मधुकर का मतलब भ्रमर, लेकिन प्रभाकर का मतलब सूर्य होता है। तो 6 का बी यहाँ पर जो है वो एकदम सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? आपको बताना है कि इसमें निपात शब्द कौन सा है। तो आपके जो ऑप्शन है, विकल्प इस प्रकार है। पहला यहाँ पर ठीक, दूसरा है निकट, तीसरा है इधर, चौथा है कल। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। ठीक सही होगा, निकट सही होगा, इधर सही होगा या फिर कल सही होगा। तो बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है। और आई होप कि अब तक आपके दिमाग में राइट ऑप्शन आ गया होगा। तो यहाँ पर जो निपात वर्ड है वो है ठीक। या फ्रेंड्स, आपका निपात वर्ड जो यहाँ पर है वो है ठीक है, बाकी सारे आपके रॉन्ग हैं। तो 7th का ए इज द राइट वन, 7th का ए एकदम सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्टार्ट ही कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आई होप कि आगे भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उसको आप डबल स्टार्ट ही कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? तो आपके सामने कुछ यहाँ पे अनुच्छेद दिए हुए हैं, तो आपको बताना है यहाँ पर कि हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया तो किस अनुच्छेद में इनका जिक्र है। तो आपके सामने जो विकल्प है इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है 353, दूसरा है 351, तीसरा है 343, चौथा है 344। मैं ऑप्शन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। आपका जो पहला विकल्प है यहाँ पर वो है 353, दूसरा है 351, तीसरा है 343, चौथा है 344। बताएं पर राइट ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों बता दूं, आपका जो 8th का सी है वो एकदम सही है। 8th का सी इज द राइट वन। आपका जो अनुच्छेद 343 है वो कहता है कि हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया है। 8th का सी इज द राइट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ बताना है कि भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? आपके विकल्प इस प्रकार है। पहला यहाँ पर है 26 जनवरी 1950, दूसरा है 14 सितंबर 1949, तीसरा है 15 अगस्त 1947, चौथा है 14 सितंबर 1955। आपको यहाँ पे दिए ऑप्शन में से सही विकल्प का चयन करना है। तो बताइए यहाँ पे ए सही होगा, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो आपको ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा, बता दूं यहाँ पे जो आपका 9th का बी है यानी 14 सितंबर 1949, ये आपका एकदम सही यहाँ पर है। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो आपका जो 9th का बी है वो एकदम सही यहाँ पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 10th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि आपको इंग्लिश में वर्ड दे देगा और उसका अनुवाद आपको बताना होगा कि हिंदी में सही अनुवाद क्या होगा। तो एक यहाँ पे दे रखा है वाक्य आपके सामने कि एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड। क्वेश्चन है एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, तो वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो आपके जो ऑप्शन है इस प्रकार है। पहला पर है आवेदन अस्वीकृत किया जाए, दूसरा है आवेदन अस्वीकार करें, तीसरा है आवेदन स्वीकार ना करें, चौथा है आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। तो बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा। ए सही होगा, बी वाला सही होगा, सी वाला सही होगा या फिर डी वाला सही होगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है और बता दूं इसका जो सही विकल्प है वो है 10th का डी यानी आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। तो 10th का डी एकदम यहाँ पर सही है। ओके, नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आपको बताना है कि मूल जो आपका दीर्घ स्वर इसमें से कौन सा नहीं है। तो आपके जो विकल्प है इस प्रकार है। पहला यहाँ पर है ओ, दूसरा है बड़ी, तीसरा है बड़ाऊ, चौथा है बड़ा। तो बताइए पर राइट ऑप्शन क्या है। ओ सही है, बड़ी सही है, बड़ाऊ सही है या फिर बड़ा सही है। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो बताता हूं आपको यहाँ पे जो सही विकल्प है वो है 11th का ए। तो ए इज द राइट वन। बाकी सारे आपके क्या हैं, मूल दीर्घ स्वर हैं, जबकि आपका ओ है वो नहीं है। तो 11th का ए इज द राइट वन, आपका एकदम सही विकल्प है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपको बताना है कि इसमें से जो आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं, इनको पढ़िए, फिर बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। आपको राइट ऑप्शन अपने मन में सोचना है, फिर जो बताऊंगा उसको मैच करिएगा। तो बताइए ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी वाला सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो अगर आप सोच रहे हैं डी के बारे में तो एकदम यहाँ पे रॉन्ग है। देखिए अध्ययन कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। और अगर बात सोच रहे होंगे, अगर मान लीजिए अगर आपका ए सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, अध्ययन नहीं होता है। और आपका जो बी है वो भी गलत है। आपका जो 12th का सी है वो यहाँ पे एकदम सही है। फ्रेंड्स, अध्ययन आपका ऐसे लिखा जाता है। तो 12th का सी इज द राइट वन, आपका एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर है। तो 12th का सी एकदम सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है,
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं, इनको पढ़िए, फिर अपने मन में सोचिए कि राइट ऑप्शन कौन सा इसमें होगा। तो पहला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है इसमें से, या फिर चौथा वाला सही है। और आई होप कि अब तक आपने मन में राइट ऑप्शन को सोच भी लिया होगा, क्योंकि काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसको देख के आप इसका आंसर तुरंत दे सकते हैं। और आई होप कि अब तक आपके माइंड में इसका आंसर आ भी गया होगा। तो फ्रेंड्स बता दो, जो आपका 13 है, 13वें का जो बी है उत्तरदायी ये सही है, बाकी सारे आपके रॉन्ग हैं। तो 13 का जो बी है वो एकदम सही है। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को बहुत मिलते हैं। तो अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जिसमें हिंदी आती हो, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका 13 का बी है वो एकदम सही है। ओके, नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो आपकी संधियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। फ्रेंड्स आपको नहीं वाला वर्ड हमेशा याद रखना है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर गलती नहीं में करके चले आते हैं। तो बताना आपको यहाँ पर एक निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। तो आपके जो विकल्प हैं वो इस प्रकार है। पहला यहाँ पर है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि, चौथा है अनुस्वार संधि। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा संधि का प्रकार नहीं है। तो स्वर संधि होगा, व्यंजन संधि होगा, विसर्ग संधि होगा, या फिर अनुस्वार संधि होगा। और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच भी लिया होगा। तो फ्रेंड्स बता दूं, आपका जो यहाँ पर 14 का डी है वो एकदम यहाँ पर गलत है। मतलब आपका जो देखिए आपके 3 होते हैं, स्वर होता है, व्यंजन होता है, विसर्ग होता है, आपका अनुस्वार नहीं होता है। तो आपका जो यहाँ पे अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका है 14 का डी, मतलब अनुस्वार संधि। तो 14 का डी इज द राइट वन, एकदम सही यहाँ पर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि देशभक्ति में कौन सा समास है। आपको बताना है कि देशभक्ति में कौन सा समास है। तो क्या वैभव समास है, क्या तत्पुरुष समास है, क्या बहुब्रीहि समास है, या फिर क्या द्वंद्व समास है। तो बताइए पर राइट ऑप्शन क्या होगा। ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको कुछ बताऊं इसके बारे में, देखिए फ्रेंड्स अगर आप देशभक्ति को आप तोड़ते हैं, अगर इसको आप देशभक्ति को तोड़ते हैं तो यहाँ पे ये इसका क्या बनेगा, देश के लिए भक्ति। और फ्रेंड्स जैसा कि जानते हैं जो आपका तत्पुरुष समास होता है तो इसमें आपका के लिए आता है। तो आपका जो यहाँ पे सही विकल्प है वो है आपका 15 का बी, यानी तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास आपका एकदम सही यहाँ पर है, क्योंकि देशभक्ति को तोड़ेंगे तो बीच में कैसे बनेगा, देश के लिए भक्ति। और जहाँ पे के लिए वर्ड ऐसा आता है कर्ता ने कर्म को करण से, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पर ये आपका तत्पुरुष समास होगा। और आपका सही विकल्प आपका यहाँ पर है 15 का बी, एकदम सही ऑप्शन यहाँ पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि पंचवटी में कौन सा समास है। आपको बताना है पंचवटी में कौन सा समास है। तो आपके जो ऑप्शन है इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है बहुब्रीहि समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है तत्पुरुष समास। तो बताइए पर राइट ऑप्शन क्या है। बहुब्रीहि समास होगा, द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा, या फिर तत्पुरुष समास होगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है, आपके मन में इसका राइट ऑप्शन आ भी गया होगा। तो फ्रेंड्स बता दूं, अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखें, ढंग से देखें, तो यहाँ पे लिखा है पंचवटी, मतलब पहला वर्ड आपका जो है वो है संख्यावाचक। और हम जानते हैं कि जिस भी वाक्य का पहला अगर संख्यावाचक हो जाए तो वो आपका द्विगु समास होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा वो आपका है द्विगु समास। तो 16 का जो सी है एकदम सही है। मतलब अगर किसी भी वाक्य का अगर पहला जो शब्द है वो अगर संख्यावाचक होता है तो हमारा यहाँ पर द्विगु समास होता है। तो 16 का जो सी है वो एकदम सही यहाँ पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा यहाँ पर कि अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। आपको बताना है कि अधिकारी में उपसर्ग यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है। क्या आ है, क्या अधि है, क्या री है, क्या बड़ी है। तो बताइए यहाँ पे उपसर्ग कौन सा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका बताइए, ए सही होगा यहाँ पर, बी सही होगा, सी सही होगा, या फिर डी सही होगा। फ्रेंड्स बता दूं कि आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो आपका है 17 का बी। 17 का बी है जबकि आपका अधि है, एकदम सही है। फ्रेंड्स जैसा जानते हैं कि जो आपका उपसर्ग होता है ये शब्द के पहले लगता है, आपका जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में लगता है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, ढंग से देखेंगे, तो अधिकारी में जो उपसर्ग लगा वो आपका अधि है। ठीक है, आपका है अधि, क्योंकि आपका जो वर्ड शब्द है इसी से स्टार्ट हो रहा है। आपका जो उपसर्ग यहाँ पर होगा वो आपका अधि होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो 17 का बी है वो एकदम सही यहाँ पर है, आपका एकदम सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है।
बताना है आपको यहाँ पे कौन सा शब्द तद्भव है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आगे इसको समझिए कि तत्सम और तद्भव में डिफरेंस क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो तत्सम मतलब आपका संस्कृत का वर्ड, और संस्कृत का जो वर्ड आपका होता है वो आपका तत्सम होता है, और उसी को अगर हम शब्द को चेंज कर दें तो आपका हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं अग्नि की, देखिए संस्कृत में हम लोग क्या यूज करते हैं, अग्नि, है ना, आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा अग्नि, लेकिन हिंदी में वही आपका हो जाता है आग, आपका हो जाता है आग। तो फ्रेंड्स, आपका जो उसका रूपांतरित वर्ड हो गया वो आग हो गया, उसका मेन वर्ड आपका क्या है, अग्नि है। तो अग्नि आपका तत्सम हो जाएगा, जबकि आपका जो आग है वो आपका तद्भव हो जाएगा। तो यहाँ पे बताना है आपका कि कौन सा शब्द तद्भव है। फ्रेंड्स, मैं छोटी सी ट्रिक बता दूं आपको यहाँ पे याद करने की, कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि संस्कृत के वर्ड तत्सम होते हैं तद्भव तद्भव होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए तत् आता है, यहाँ पे आपका तद आता है। तो अगर आप हिंदी वर्ड वाले में जो आपका ता है ना वो आपका पहले आता है और दा बाद में आता है। तो पहले आपका जो आएगा वो आपका संस्कृत हो जाएगा, और दूसरा वाला आपका हो जाएगा वो उसका हिंदी हो जाएगा। तो आपका ऐसे आपको याद रखना है, तत्सम इज संस्कृत वाले वर्ड और तद्भव मतलब हिंदी वाले वर्ड। तो बताइए यहाँ पे कौन सा शब्द तद्भव है। तो जो आपके विकल्प इस प्रकार है, पहला यहाँ पर है पक्ष, दूसरा है पक्षी, तीसरा है पतन, चौथा है पत्ता। तो बताइए पर राइट ऑप्शन क्या होगा, पक्ष होगा, पक्षी होगा, पतन होगा या पत्ता होगा। तो बता दो फ्रेंड्स, आपका जो 18 का जो राइट ऑप्शन है वो है डी, आपका यहाँ पर है डी। आपका जो पत्ता है ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम होगा पत्र, आपको पता होना चाहिए इसका तत्सम होगा पत्र। यहाँ पे देखा है पतन, देखिए पतन आपका तत्सम वर्ड है, इसका मतलब होगा तद्भव होगा यहाँ पर, इसका होगा पढ़ना। ऊपर देखेंगे यहाँ पे लिखा पक्षी, फ्रेंड्स बता दूं इसका जो तत्सम हो तद्भव होगा वो होगा यहाँ पर पंक्षी होगा, वो आपका होगा पंक्षी होगा। और पहला आपका पक्ष दे रखा हुआ है, इसका हो जाएगा पंख हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा पंख। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पे राइट ऑप्शन है वो है 18 का डी, यानी आपका हो जाएगा पत्ता, आपका ये तद्भव है, इसका तत्सम होगा पत्र। तो 18 का डी इज द राइट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें बताना है आपको तत्सम शब्द कौन सा है। तो आपके जो विकल्प है इस प्रकार है, पहला यहाँ पर है 16, दूसरा है शोभन, तीसरा है सोता, चौथा है सोना। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। बताइए 16 होगा, शोभन होगा, सोता होगा या फिर सोना होगा। काफी आसान सा क्वेश्चन ये भी है। तो फ्रेंड्स बता दो, आपका जो 19th का जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है बी, आपका ये तत्सम है, बाकी सारे आपके तद्भव हैं। 16 आपका क्या है, तद्भव है, सोता आपका तद्भव है, सोना आपका क्या है, तद्भव है, लेकिन आपका जो शोभन है वो आपका क्या है, आपका तत्सम वर्ड है, बाकी सारे आपके तद्भव हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें यहाँ पे आपका 16 लिखा हुआ है तो इसका जो तत्सम शब्द होगा वो हो जाएगा षोडश, क्या हो जाएगा, षोडश हो जाएगा। बात करें सोता की तो सोता का हो जाएगा यहाँ पर स्रोत हो जाएगा, आपका तत्सम शब्द हो जाएगा स्रोत हो जाएगा, और सोना का होता है स्वर्ण। अच्छा फ्रेंड्स, आपका जैसे यहाँ पे जो शोभन है ये आपका तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव हो जाएगा सोहन। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, देखिए 16 का हो जाएगा षोडश, सोता का हो जाएगा स्रोत, सोना का हो जाएगा आपका स्वर्ण, और शोभन आपका क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा सोहन। तो जो ये तत्सम तद्भव में डिफरेंस था, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो 19 का जो आपका बी है शोभन वो एकदम सही है। क्यों सही है, क्योंकि आपका ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है सोहन, इसका होता है सोहन। तो 19 का बी इज द राइट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि आपके सामने यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है और इसमें आपको बताना है कि रेखांकित जो शब्द है वो सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। तो आपके सामने जो वाक्य दिया है वो वाक्य क्या है, आप भला तो जग भला। आपको बताना है कि जो आप है वो किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो आपके जो विकल्प इस प्रकार है, पहला आपका यहाँ पर है पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक। तो बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। बताना आपको यहाँ पर कि आप जो है वो सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो बता दूं, आपका जो 20 का बी है निजवाचक, ये आपका एकदम सही है, 20 का बी इज द राइट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गिलास में थोड़ा दूध है। क्या है, गिलास में थोड़ा दूध है। अब वाक्य में रेखांकित, माफ करिएगा यहाँ पे रेखांकित छूट गया,
लेकिन आपको जो थोड़ा वाला वर्ड है इसके बताना है यहाँ पर कि वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। आपको बताना है जो आपका थोड़ा लिखा हुआ है ये शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो आपके जो विकल्प है इस प्रकार है, पहला यहाँ पर है परिमाणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है संकेतवाचक, चौथा है गुणवाचक। बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही विकल्प है आपका वो है 21 का ए, यानी परिमाणवाचक। या फ्रेंड्स गिलास में थोड़ा दूध है जो आपका थोड़ा है वो आपका यहाँ पर होगा परिमाणवाचक। ये 21 का ए एकदम सही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो आपके विकल्प इस प्रकार है, पहला यहाँ पर है पद, दूसरा है रूप, तीसरा है धातु, चौथा है शब्द। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो आपको सही विकल्प यहाँ पर है वो है धातु। क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। फ्रेंड्स को समझाता हूं आपको मैं। जैसे लिखना क्या है, लिखना आपका क्या है, क्रिया है। आपने जो लिखना होता है ये आपका क्रिया होता है। लेकिन आपका जो लिखना किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है लिख धातु से। ये बना हुआ है लिख धातु से। तो लिख आपका क्या होगा, ये मूल रूप इसका हो गया। ऐसे आपका जैसे होता पढ़ना, तो पढ़ना क्या है, पढ़ना आपका क्रिया है। लेकिन इसका मूल रूप क्या है, इसका मूल रूप है पठ। इसका मूल रूप है पठ। तो बस आपका ये आपका धातु होता है। जैसे आपका लिख हुआ, पठ हुआ, तो ये आपका धातु होता है। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो 22 जो आपका है इसका सही विकल्प है वो है सी, यानी धातु। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। फिर से यहाँ पर नहीं वाला आया, आपको ध्यान देना है। आपको बताना है यहाँ पर कि अनाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है। तो आपके विकल्प इस प्रकार हैं, पहले आप विकल्प को पढ़िए फिर सोचिए मन में कि राइट ऑप्शन क्या होगा इसका। तो ए जो यहाँ पर है वो है बेसहारा, दूसरा है यतीम, सी आपका है अनाड़ी, डी आपका है निराश्रित। तो बताइए यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा। बेसहारा सही होगा, यतीम सही होगा, अनाड़ी सही होगा या फिर निराश्रित सही होगा। आप थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, आपको मालूम चल जाएगा। तो दोस्तों बता दूं कि आपका जो 23 है इसका सी है वो एकदम सही है। बाकी सारे आपके क्या है, मतलब देखा जाए फ्रेंड्स तो अनाथ का बेसहारा होता है, यतीम होता है, निराश्रित होता है, लेकिन अनाड़ी नहीं होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो सी है वो एकदम सही हो जाएगा। तो 23 का सी इज द राइट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से प्रसून का पर्यायवाची होगा। आपको बताना है यहाँ पर दिए ऑप्शन में से कि प्रसून का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो आपके जो विकल्प इस प्रकार है, पहला यहाँ पर है वृक्ष, दूसरा है पुष्प, तीसरा है चंद्रमा, चौथा है अग्नि। तो बताइए यहाँ पे प्रसून का मतलब क्या होता है। वृक्ष होता है, पुष्प होता है, चंद्रमा होता है या फिर अग्नि होता है। तो दोस्तों बता दूं आपको यहाँ पर कि आपका जो 24 का बी है पुष्प, वो एकदम सही होगा। जब फ्रेंड्स प्रसून का मतलब पुष्प होता है, इसका पर्यायवाची पुष्प होता है, फूल होता है। तो आपका 24 का बी एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा। देखिए इस बार आपसे यहाँ पे विलोम पूछा है, इसका एंटोनिम्स पूछा है। तो बताइए यहाँ पे अमृत का विलोम क्या होगा। तो देखिए आपके जो विकल्प इस प्रकार है, पहला यहाँ पर है अमर, दूसरा है मर्त्य, तीसरा है विश्व, चौथा है विष। तो बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा। अमर सही है, मर्त्य सही है, विश्व सही है या फिर विष सही है। काफी आसान सा क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन आपने मन में सोच भी लिया होगा। तो बता दूं आपका जो 25 का सही विकल्प है वो है डी, यानी विष। या फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा विष। अमृत का विलोम होता है विष। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है। आपको बताना है यहाँ पर से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है। तो आपका अपदान होगा, करण होगा, संप्रदान होगा या फिर अधिकरण होगा। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो दोस्तों बता दूं आपको यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है 26 का बी, यानी करण कारक। जी फ्रेंड्स करण कारक। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दो चीज समझना होगा। देखिए अपदान आपका जो होता है ये भी आपका से होता है, एक आपका करण होता है ये भी आपका से होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए फ्रेंड्स जो आपका करण है ये आपका के द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए आपने तलवार से दुश्मन को मारा, मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका तलवार जो है वो दुश्मन से क्या है, संबंध बनाए हुए है। तो आपका यहाँ पे उस तलवार के लिए आपका हो जाएगा से हो जाएगा यहाँ पे।
लेकिन जब किसी चीज़ का अलगाव होता है, जब कोई चीज़ अलग होती है, तब लोग वहाँ पे अपादान यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो आपकी जो आपकी बिल्ली थी वो क्या हुआ, छत से कूद पड़ी, यानी बिल्ली का जो है छत से संपर्क टूट रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग वहाँ पे अपदान को यूज़ करते हैं। तो करण में क्या होता है कि उसका संपर्क बना रहता है, जबकि अपदान में उसका संपर्क टूट जाता है। जैसे कलम से मैंने एक चिट्ठी लिखी, तो क्या हुआ कि कलम का जो चिट्ठी से संपर्क बना हुआ है, लेकिन मैंने बोला कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो यहाँ पे बिल्ली का छत से अलगाव हो रहा है, बिल्ली छत से अलग हो रही है, तो इस केस में यहाँ पे अपदान होगा। लेकिन जहाँ पे संपर्क बना होता है वहाँ पे आपका होता है करण कारक। तो 26 का बी इसलिए यहाँ पे एकदम सही है, अपदान यहाँ पे रॉन्ग होगा। तो आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है, आपको कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। तो 26 का जो बी है वो एकदम यहाँ पर सही है, आपका क्या है, करण कारक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुई का तत्सम रूप क्या होगा। आपको बताना है यहाँ पर सुई का तत्सम रूप क्या होगा। सुज्जा होगा, सूची होगा, सलाई होगा या फिर सूची होगा। बताएं पे राइट ऑप्शन क्या है। सुज्जा सही है, सूची सही है, सलाई सही है या फिर सूची सही है। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो बता दूं दोस्तों कि आपका जो यहाँ पर 27 का डी है, सूची, ये एकदम सही है। तो 27 का डी एकदम सही जवाब यहाँ पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पीतांबर, लाल फीता शाही और चारपाई शब्द निम्न में से किसके उदाहरण हैं। तो आपके जो विकल्प इस प्रकार है, पहला यहाँ पर है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। रूढ़ सही होगा, यौगिक सही होगा, योग रूढ़ सही होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच भी लिया होगा। तो बता दो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका 28 का सी है एकदम सही है। फ्रेंड्स सारे आपके वर्ड क्या हैं, ये सब आपके योग रूढ़ शब्द हैं। पीतांबर हुआ, लाल फीता शाही हुआ, चारपाई हुआ, ये आपके सारे के सारे योग रूढ़ शब्द हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो 28 का सी है यानी योग रूढ़ शब्द एकदम सही जवाब यहाँ पर है। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको यहाँ पे एक लोकोक्ति दी हुई है, इसका आपको अर्थ बताना है। तो लोकोक्ति क्या है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। आपको बताना है कि तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला यहाँ पर है बहुत गरीब होना, दूसरा व्यर्थ का प्रदर्शन, तीसरा एक साथ दो लाभ, चौथा है बुरी आदत का शिकार। तो बताएं पर राइट ऑप्शन क्या होगा। ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, तो उसको आपका आंसर पता भी होगा। तो बता दो फ्रेंड्स, आपका जो 29 का बी है व्यर्थ का प्रदर्शन, ये एकदम सही यहाँ पर है। तन पर नहीं लगता और पान खाए अलबत्ता का जो लोकोक्ति का अर्थ होगा वो है व्यर्थ का प्रदर्शन, फर्जी का, फालतू का शो ऑफ करना। तो 29 का बी एकदम सही यहाँ पर है। चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन पे। तो अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना अपेक्षित हो वहां डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप पढ़िए इसको ध्यान से। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना अपेक्षित हो वहां डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है। आपके जो ऑप्शन इस प्रकार है, पहला यहाँ पर है अर्ध विराम, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा है संक्षेप चिन्ह, चौथा है कोष्टक। तो बताइए पर राइट ऑप्शन क्या होगा। अर्ध विराम सही है, अल्प विराम सही है, संक्षेप चिन्ह सही है या फिर कोष्टक सही है। तो फ्रेंड्स बता दूं, आपका जो सही विकल्प यहाँ पर है वो है 30 का ए यानी अर्धविराम। तो जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना अपेक्षित हो वहां पर हम लोग अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो 30 का ए एकदम यहाँ पर सही है। फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चन थे हिंदी के, और आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप प्रमोटिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।